नमस्कार। मैं रवि राजपुरोहित दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के काल के अंदर अभी तक हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा 1857 का विद्रोह और दूसरा टॉपिक कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था उसका टॉपिक। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में राष्ट्रीयता का जन्म, यानी कि हमारे टॉपिक की आज मेन हेडिंग है भारत में राष्ट्रीयता का जन्म। देखो साथियों, हमारे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ उसका आरंभ कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। यानी कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ माना जाता है। यानी कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया है। 1885 से 1905 तक उदारवादी काल, 1905 से 1919 तक उग्रवादी काल और 1919 से 1947 तक गांधी युग। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में पहली गणना की जाती है। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस से पहले जितने भी संगठन अस्तित्व में आए, राजनीतिक संगठन, वो सभी क्षेत्रीय स्तर पर सीमित थे और क्षेत्रीय स्तर की जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे थे। एक ऐसी संस्था का अभाव था जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हो। तो कांग्रेस के रूप में हमारी जनता के सामने वो एक ऐसी संस्था आई जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना से ही हम राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ मानते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसके अंदर हमने उन तथ्यों के बारे में, उन कारणों के बारे में हमको अध्ययन करना है जिनसे भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का उदय का मतलब ये हो गया कि कैसे भारत की जनता को इन लोगों के द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार किया गया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। वो कौन कौन से कारण थे जिन्होंने भारतीयों के मन में इस भाव को उत्पन्न किया कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारत के लिए सही नहीं है। देखो साथियों, जिस समय भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था उस समय भारतीय समाज के अंदर अनेक प्रकार की जो बुराइयां हैं वो विद्यमान थी। भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, अंग्रेजी शिक्षा का अभाव था और भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, प्रतिनिधित्व जैसे विचारों का पूर्ण तरह से अभाव था। तो शिक्षा के अभाव में भारतीयों में जो तर्कवाद और बुद्धिवाद की जो प्रवृत्ति है उसका बिल्कुल विकास नहीं हुआ था। तो ऐसे कौन से कारण रहे जिनसे भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारण हमारे सामने आता है राष्ट्रीयता के लिए उत्तरदायी प्रमुख तत्वों के अंदर सबसे पहले नंबर 1, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। देखो, हमारे समाज में जो बुराइयां मौजूद थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए कई समाज सुधारकों का योगदान माना जाता है। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए जो सबसे पहला प्रयास आरंभ किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। यानी कि राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास आरंभ किया। राजा राम मोहन राय के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बिसेंट, ऐसे कई समाज सुधारक हुए और इन समाज सुधारकों के द्वारा भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों की स्थापना की गई। इन सामाजिक संगठनों के माध्यम से इन्होंने सभी भारत की जनता को जो प्राचीन भारत की संस्कृति है, प्राचीन भारत की जो सभ्यता है, उससे अवगत कराया और हमारे समाज में जो बुराइयां विद्यमान है उसको वेदों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। क्योंकि भारतीय समाज के अंदर जो भी बुराइयां विद्यमान थी उनका उल्लेख हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नहीं मिलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस प्रकार की बुराइयों का उल्लेख नहीं था। कुछ समय के बाद इन बुराइयों का अस्तित्व में आई थी। तो भारतीय समाज की जो बुराइयां हैं उनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से इन्होंने जनता के अंदर स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना और प्रतिनिधित्व जैसे विचारों का बीजारोपण किया। तो हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि ये विभिन्न धार्मिक सुधारक यानी कि जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में सुधार का कार्य किया, सामाजिक सुधारक जिन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो कई ऐसे भारतीय धर्म सुधारक और समाज सुधारक थे और कई विदेशी समाज सुधारक थे, जैसे एनी बिसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि इस काल के अंदर जितनी भी धार्मिक और सामाजिक सुधार संस्थाएं गठित की गई थी
इन सभी धार्मिक और सामाजिक सुधारकों के द्वारा भारतीय जनता के अंदर जो समाज की बुराइयां हैं उनसे लड़ने के लिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए भारत के लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया, राजनीतिक रूप से शिक्षा दिया और सत्य से अवगत कराया। उनके अंदर स्वतंत्रता और समानता के विचारों का बीजारोपण किया, उनकी बुद्धि को पूरी तरह से विकसित किया। तो इन धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में 3 नाम मुख्य रूप से आते हैं। पहले नंबर पर राजा राममोहन राय का नाम आता है, दूसरे नंबर पर आपके नाम आता है स्वामी विवेकानंद का, और तीसरे नंबर पर नाम आता है स्वामी दयानंद का। एक अन्य विदेशी समाज सुधारक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जिनका नाम है एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ने भी भारतीय समाज के अंदर सुधार का काफी कार्य किया और राष्ट्रीय आंदोलन से वह जुड़ गई। अब अगर बात करें तो राजा राममोहन राय का जो बिलोंग करते थे, ये कलकत्ता से बिलोंग करते थे, यानी कि बंगाल जो है, बंगाल से ये बिलोंग करते थे। और राजा राममोहन राय ने बंगाल के अंदर सबसे पहले एक सामाजिक संगठन बनाया जिसको ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, जो 1828 में गठित हुआ। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की और बंगाल की जनता को जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके विरुद्ध जो है एक शिक्षा प्रदान की। हम कह सकते हैं कि उन्होंने ब्रह्म समाज जो संगठन है, उन्होंने ईश्वर के साक्षात रूप के बारे में बताया, जिसका स्वरूप पूरी तरह से क्या है, निराकार है। मूर्ति पूजा का इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया, ठीक है ना। और राजा राममोहन राय एक ऐसे समाज सुधारक है जिनकी ब्रिटिश शासन में गहरी आस्था थी। वो भारत के विकास के लिए ब्रिटिश शासन को आवश्यक मानते थे। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के अंदर, पाश्चात्य साहित्य के अंदर जो स्वतंत्रता के विचार है, समानता के जो विचार है, उसके वो पूरी तरह से क्या थे, समर्थक थे। तो राजा राममोहन राय ने अपने संगठन ब्रह्म समाज के द्वारा बंगाल की जनता को शिक्षित किया। स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक संस्था स्थापित की गई थी, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन संस्था जो स्थापित की गई थी वो वेलूर के अंदर स्थापित की गई थी। तो इस संस्था के माध्यम से उन्होंने भारत की जनता को ये बताया कि हमें किस तरह घायल और पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। यानी कि रामकृष्ण मिशन जो संस्था थी वो घायल और पीड़ित लोगों की सेवा करने वाली एक संस्था थी, क्योंकि विवेकानंद के गुरु का जो नाम था वो था रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस का देवलोक गमन हुआ तो विवेकानंद ने अपने गुरु के जो बातें हैं उनको प्रचार करना ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर की। और रामकृष्ण मिशन संस्था का उद्देश्य घायल और दुखी व्यक्तियों की सहायता करना था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, ये मूल रूप से आप कह सकते हो कि गुजरात में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने वेदों की और लोटो का नारा दिया, यानी कि वेदों की सार गर्भिता है उसके बारे में भारतीयों को अवगत कराया। वेदों, भारतीय समाज की बुराइयों को वेदों का प्रहार किया, यानी कि बुराइयों पर वेदों का प्रहार किया। तो हम सार रूप से पहले नंबर कह सकते हैं कि 18वीं सदी के अंदर हमारे भारतीय समाज में जो विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा, धार्मिक सुधारकों के द्वारा जो सामाजिक संगठन स्थापित किए गए थे, जो धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए थे, जैसे स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, तो इन सभी ने भारतीय समाज की बुराइयों पर प्रहार किया और भारतीयों के अंदर एक नव जीवन का संचार किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इनसे पहले समाज सुधारकों के, धार्मिक सुधारकों से पहले भारतीय समाज अलग अलग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विखंडित था, सोच के आधार पर अलग अलग भागों में विघटित था। उन सभी भारतीयों को एक करने के लिए इनका कार्य किया गया ताकि वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक रूप में खड़े हो सके। तो ये था हमारा पहला कारण, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। अब बात करते हैं दूसरा। ऐसा दूसरा कौन सा कारण था जिसने भारत की जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित किया? तो दूसरे कारण में हमारा आता है कि समाचार पत्रों एवं साहित्य का प्रभाव। समाचार पत्र और साहित्य का जो प्रभाव है उसने भी भारत की जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक होने की प्रेरणा प्रदान की। अगर देखो, सबसे पहले अगर हम समाचार पत्र की बात करते हैं तो उस समय जितने भी समाचार पत्र छपते थे वो देसी भाषाओं के अंदर छपते थे, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा के अंदर, पंजाब में पंजाबी के अंदर, बंगाल के अंदर बंगाली के अंदर, ठीक है ना, उड़ीसा के अंदर उड़िया भाषा के अंदर। तो ये सभी जितने भी समाचार पत्र थे वो सारे के सारे देसी भाषाओं में छपते थे। देसी भाषाओं में छपते थे तो लोगों को उस भाषा के अंदर किसी भी घटना, किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में आसानी रहती थी। तो उस समय जितने भी समाचार पत्र छपते थे उन समाचार पत्रों ने ब्रिटिश शासन की जो कमियां हैं
ब्रिटिश शासन भारत के लिए कितना घातक है, इसका उल्लेख अपने आर्टिकल के माध्यम से जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों के विचारों को उद्दोलित कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की कमियों के बारे में जब जनता को उन्होंने बताया अपने विभिन्न आलेखों के माध्यम से, अपने उस समय की घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के माध्यम से, तो भारत की जनता के अंदर ये एक विचार आया कि जो भारत में ब्रिटिश शासन है वो भारत के लिए क्या है, सुखदायी नहीं है। तो इस तरह समाचार पत्रों ने अपने आलेखों के माध्यम से, अपनी न्यूज़ के माध्यम से भारत की जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। तो इस समय जो अलग-अलग जो है वो समाचार पत्र थे, जिसके अंदर कई समाचार पत्रों का नाम आता है, जैसे अमृत बाजार पत्रिका जो है, सोम प्रकाश है, मराठा केसरी, हिंदू पेट्रियाट, द इंडियन मिरर, द हिंदू हेराल्ड, ये सारे के सारे जो समाचार पत्र थे, ये सभी समाचार पत्र देसी भाषाओं के अंदर छपते थे और इन समाचार पत्रों के द्वारा है उस क्षेत्र की जनता को, उस प्रदेश की जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोहा लेने के लिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षा प्रदान की। अब बात करें अगर साहित्य की, तो उस समय कई ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भी लोगों को अंदर चेतना जागृत की। जैसे आप कह सकते हो कि वंदे मातरम है, ठीक है ना, आपके वंदे मातरम है। अब वंदे मातरम है, आनंद मठ उपन्यास है, तो आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आपके सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी। तो ये विभिन्न जो अलग-अलग तरह की जो बुक्स हैं, इन बुक्स के माध्यम से लोगों को हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की जानकारी मिली और ऐसा प्रतीत हुआ कि प्राचीन भारतीय समाज में इस प्रकार की किसी प्रकार की बुराइयों का विद्यमानता नहीं थी। तो ये विद्यमानता, ये जो बुराइयां है, ये बाद में आई है। तो लोगों को जब अपनी प्राचीन कल्चर का, पुराने कल्चर का पता चला कि हम इतने अधिक समृद्ध थे, इतने अधिक कुशल थे, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि हम समाज को गर्त में लेके जा रहे हैं। तो अब हमें सबसे पहले इन बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। तो जैसे आपके वंदे मातरम है, आनंद मठ है, दुर्गेश नंदिनी है, सत्यार्थ प्रकाश है, तो हम कह सकते हैं देखो, शिक्षा है ना, शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से यानी कि कह सकते हो कि समाचार पत्र और साहित्यकार इन लोगों की समाज को, समाज के अंदर बुराइयों के विरुद्ध चेतना को जागृत करने में, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के बुद्धिवाद और तर्क विचारों को फैलाने के अंदर जो है वो मुख्य भूमिका मानी जाती है। यानी कि ये समाचार पत्र इन्होंने अपनी आलेखों के माध्यम से, छपने वाली घटनाओं के माध्यम से और इन पुस्तकों के लेखकों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति से भारतीयों को अवगत करा के भारतीय समाज की बुराइयों को दूर किया, भारत में स्वतंत्रता का संचार किया। ठीक है, तो ये दूसरा कारण आपने मानते हैं, ये प्रमुख समाचार पत्र थे और ये प्रमुख जो है उस समय की किताबें थी। तो कह सकते हैं कि समाचार पत्र और साहित्य का भी भारत के राष्ट्रीय जागरण में एक अहम रोल रहा था। उसके बाद देखो साथियों, तीसरा जो कारण हमारे सामने आता है, तीसरा कारण हमारे सामने आता है कि अंग्रेजी शिक्षा व विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ठीक है ना, तो किस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा ने और विदेशी घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में अपनी भूमिका निभाई। तो सबसे पहले अगर हम चले अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर, तो देखो भारत में जब अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो शिक्षा का स्वरूप था वो प्राचीन शिक्षा पद्धति पर भारतीय समाज आधारित था। ठीक है ना, और अंग्रेज जो थे अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े हुए थे। तो भारत में क्या हुआ कि लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा 1835 को अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया। यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो आरंभ किया गया था वो 1835 को किया गया था और किसकी अनुशंसा पर किया गया था? लॉर्ड मेकाले की अनुशंसा पर ये स्थापित की गई थी। और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम बेटिक के द्वारा ये अंग्रेजी शिक्षा को आरंभ किया गया था। अब देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने के पीछे जो ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि ब्रिटिश कार्यालय में काम करने के लिए जो ब्रिटिश क्लर्क आता था उसको बहुत अधिक वेतन देना पड़ता था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को स्टार्ट किया ताकि ब्रिटिश कार्यालय में काम करने के लिए सस्ते क्लर्क उपलब्ध हो सके। तो भारत में अंग्रेजी शासन के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को इसलिए आरंभ किया गया ताकि ब्रिटिश कार्यालय में काम करने के लिए सस्ते क्लर्क आसानी से उपलब्ध हो सके और कम वेतन पे वो मिल सके। तो अब अंग्रेजी शिक्षा का जैसे ही भारत में आगमन हुआ 1835 को जब अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई, तो अंग्रेजी शिक्षा के साहित्य के अंदर
स्वतंत्रता के विचारों का, समानता के विचारों का, मानवतावाद के विचारों का, कानून के विचारों का अत्यधिक समावेश था। जब भारतीयों ने उस समानता, स्वतंत्रता और कानून के मानवतावादी विचारों को पढ़ा, तो उन्हें समझ में आया कि एक मानव होने के नाते हमारे क्या-क्या अधिकार हैं और हमारे क्या-क्या कर्तव्य है। एक मानव होने के नाते हमें क्या-क्या स्वतंत्रताएँ मिलनी चाहिए, हमें समान रूप से रहना चाहिए, ताकि हम देश के विकास के लिए, पूरे विश्व के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य कर सके। तो भारतीयों के अंदर प्राचीन शिक्षा पद्धति के कारण इन विचारों का पूर्णतः अभाव था, बुद्धिवाद के विचारों का पूर्णतः अभाव था, तर्कवाद के विचारों का पूर्णतः अभाव था। तो अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों के कह सकते हो कि एक तरह से पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण क्या होता है? जब व्यक्ति की सोच में, आचार में, विचार में परिवर्तन आ जाता है तो उसको पुनर्जागरण कहा जाता है। तो इस तरह भारतीयों की सोच के अंदर क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो ये जो रिजल्ट मिला ना वो अंग्रेजी शिक्षा के कारण मिला। ये जो नई सोच विकसित हुई, नई सोच जो डेवलप हुई वो अंग्रेजी शिक्षा की देन मानी जाती है। तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण जब भारतीयों की मानसिक विचारों से अपने आप को जब भारतीयों ने मुक्त कर दिया, तो जैसे ही उन्होंने मानसिक विचारों से मुक्त किया ना, तो वो सामाजिक बुराइयों से अपने आप मुक्त हो गए। क्योंकि देखो समाज में बुराइयों बुराइयों का की विद्यमानता तब तक रहेगी जब तक शिक्षा का संचार नहीं होता है। जब समाज के अंदर शिक्षा का संचार हो जाता है, तो मनुष्य बुराइयों से जो अंधविश्वास है उससे अपने आप को स्वतः ही मुक्त कर लेता है। तो जैसे ही अंग्रेजी शिक्षा का संचार हुआ, तो भारतीय समाज की जो विभिन्न बुराइयां हैं वो दूर होनी शुरू हो गई और लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के विचार है वो फैलने लगे। अब भारतीय हर चीज को तर्क के आधार पर सोचने लगे। तो इस तरह से कह सकते हो कि जब तर्क के आधार पर वो सोचने लगे, तब उन्हें इस चीज का फील हुआ कि यस, भारत में जो अंग्रेजी शासन है वो सही नहीं है। अंग्रेजी शासन के द्वारा जो है वो भारत गर्त में जा रहा है। तो अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने भी राष्ट्रीय निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक फिर आता है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। देखो, जिस समय भारत में अंग्रेजी शासन विद्यमान था, उस समय विश्व में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था। यानी कि अमेरिका की जनता ने अपने आप को विदेशी शासन से मुक्त कर लिया था। उस समय फ्रांस की राज्य क्रांति भी हो सक चुकी थी, जो जनता के द्वारा जो है जार के विरुद्ध कह सकते हैं, जनता के द्वारा फ्रांस के शासक के विरुद्ध की गई थी। रूस की साम्यवादी क्रांति भी हो चुकी थी, जो रसिया की जनता ने जार के विरुद्ध की थी, ठीक है ना। इसके अलावा इटली की, आपके यूनान की कई क्रांतियां हो चुकी थी, स्वतंत्रता संग्राम हो चुके थे, पुनर्जागरण के विचार हो चुके थे। तो कह सकते हो कि विदेशी स्तर पर ये जो घटनाएं हुई और इन घटनाओं का उल्लेख अंग्रेजी शिक्षा के अंदर उल्लेखित किया गया था, तब भारतीयों को ऐसा पता चला कि जो अंग्रेज है ना वो अजेय नहीं है, यानी कि इनको भी पराजित किया जा सकता है। और किस प्रकार विदेशी शासन के खिलाफ जनता के द्वारा विद्रोह किया गया, कैसे अमेरिका की जनता ने अपने आप को विदेशी शासन से मुक्त किया। तो इन विचारों को जब उन्होंने पढ़ा, इन विदेशी घटनाओं के बारे में जब उन्होंने जाना, तब उन्हें समझ में आया कि भारत के ऊपर भी विदेशी शासन विद्यमान है और हमें भी विदेशी शासन से अपने आप को मुक्त करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा ने और विदेशों में जो घटनाएं घटित हुई, जैसे अंग्रेजी शिक्षा के अंदर स्वतंत्रता, समानता के जो विचार हैं, इसके अलावा जो विदेशी इतिहासकार हैं जिसमें आपके वाल्टेयर का नाम आता है, रूसो का नाम आता है, गैरिबाल्डी का नाम आता है, मेजनी का नाम आता है, जेएस मिल का आता है। तो इन विदेशी इतिहासकारों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के मानवतावादी विचारों का उल्लेख था, जिनसे भारतीय अवगत हुए। इसके अलावा जो विश्व की घटनाएं हैं, जैसे फ्रांस की राज्य क्रांति है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, इटली, स्पेन, यूनान की क्रांति है, इन क्रांतियों से भारतीयों को यह सबक मिला कि प्रत्येक जनता विदेशी शासन के विरुद्ध क्रांति करती है, तो भारतीयों में भी विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना का उदय हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा और विदेशी घटनाओं ने भी भारत के नव जागरण के अंदर एक अहम भूमिका का निर्वहन किया। उसके बाद देखो साथियों, चौथा जो हमारे सामने कारण सामने आता है, वो आता है प्रजातीय विभेद की नीति। प्रजातीय विभेद की नीति क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अंग्रेज थे वो वर्ण के अंदर गोरे थे और भारतीय जो थे वो वर्ण के अंदर काले थे। तो भारत में अंग्रेजी शासन का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट माना जाता है ना, वो ये माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारत की जनता के साथ जो है वो विभेदीय नीति नहीं अपनाई। देखो, अंग्रेजों से पहले भी भारत के अंदर कई विदेशी आक्रमणकारी आए हैं।
हम कह सकते हैं कि भारत में मुगलों का शासन भी रहा है, भारत में सल्तनत काल में भी विदेशी शासन वहाँ रहा है। इसके अलावा शक, यवन, कुषाण कई प्रकार की जो विदेशी जातियाँ हैं वो भारत के अंदर आई। लेकिन उन्होंने कभी भी भारत की जनता के साथ प्रजातीय आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया। कभी भी विदेशी जाति ने इस आधार पर भारतीयों की निंदा नहीं की कि वो रंग के अंदर जो है उनकी अपेक्षा कम है। तो कह सकते हो कि जो भारत देखो जितने भी विदेशी आए उन्होंने भारत की संस्कृति को स्वीकार कर लिया। जैसे मुगल भारत में आए तो मुगलों ने भारत की संस्कृति को स्वीकार कर लिया, तो मुगलों ने कई वर्षों तक भारत में शासन किया, समझ रहे हो ना। लेकिन अंग्रेज भारत में आए लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं किया, भारतीय संस्कृति में उनके विचारों का समन्वय नहीं हुआ, तो वो ज्यादा समय तक भारत के अंदर नहीं रुक पाए। अब अंग्रेजों के द्वारा भारत की जनता के साथ जो है वो प्रजातीय विभेद की नीति अपनाई थी। तो प्रजातीय विभेद की नीति के कुछ उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे वो भारतीयों को काला कहकर पुकारते थे, ठीक है ना, देसी कहते थे, काला कहते थे। तो इससे भारतीयों के अंदर क्या हुई, हीन भावना की उत्पन्न हुई कि अंग्रेज हमें कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखना चाहते। उसके बाद जो रेल का प्रथम श्रेणी का डिब्बा था उसमें भारत और अंग्रेज और भारतीय साथ में यात्रा नहीं कर सकते थे। तो आपको अगर पता ही हो कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर गांधी जी के साथ जो घटना हुई थी, उन्हें रेल के डिब्बे से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा कोई भी ब्रिटिश अपराधी था, उसके विरुद्ध अपराध के लिए भारतीय न्यायाधीश दंड नहीं दे सकता था। तो इस तरह से कह सकते हो कि कुछ ऐसे लॉजिक और कुछ ऐसे रीजंस थे, उन रीजंस के कारण जो है वो भारतीय जनता के अंदर ये भावना उत्पन्न हुई कि अंग्रेज हमें कभी भी सम्मान नहीं देंगे, हमें हमेशा हीनता की दृष्टि से देखेंगे और अभी कभी भी हमें वो अपना कह सकते हो कि प्रशासन में वर्चस्व प्रदान नहीं करेंगे। तो ये एक सोच थी ना कि ब्रिटिश शासन कभी भी हमारा हित नहीं सोचते। इस भावना ने भी भारतीयों को एकजुट करने का कार्य किया। जैसे प्रजातीय विभेद के निरंतर भारतीय काला या देसी, यानी कि भारतीयों को क्या कहना, काला या देसी कहना, ये एक प्रजातीय विभेद का उदाहरण है। इसके अलावा यूरोपियन क्लब, जो भी भारत में यूरोपियन क्लब खुले हुए थे उनमें भारतीयों का प्रवेश क्या था, वर्जित था। जैसे लंदन के अंदर कई होटलों में तो लिखा हुआ होता था कि इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड, यानी कि भारतीय और कुत्तों का आना क्या है, अलाउ नहीं है। तो इस तरह भारतीयों के अंदर मानसिक हीनता है उसका उदय हो गया था, ठीक है ना। रेल के प्रथम श्रेणी डिब्बे में अंग्रेजों के साथ भारतीय सफर नहीं कर सकते थे। अंग्रेज मुकदमे की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश द्वारा नहीं करना, और ये जो रेल के डिब्बे वाली घटना से पीड़ित तो स्वयं महात्मा गांधी हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे जो कई कारण हैं जिन कारणों के परिणाम स्वरूप है जो भारत के अंदर कह सकते हो कि भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध बढ़ा। तो आज के साथियों हमने राष्ट्रीयता के उदय के 4 कारण पढ़े। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत में राष्ट्रीयता का नवजीवन संचार करने के अंदर धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की कितनी भूमिका रही। देखो हमारे देश में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधारकों के द्वारा भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कई सामाजिक संगठन बनाए गए, और इन सामाजिक संगठनों के माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति से भारतीयों को अवगत कराया और भारतीय समाज की बुराइयों के ऊपर प्रहार किया, ताकि जो विखंडित भारत है उसको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक किया जा सके। दूसरा कारण जो हमने पढ़ा था कि जो आपके समाचार पत्र और साहित्य है उनका नव जागरण में क्या योगदान रहा। तो जितने भी समाचार पत्र थे वो देसी भाषाओं के अंदर छपते थे, और देसी भाषाओं में छपने के कारण लोगों को उनको पढ़ने में क्या रही, आसानी रही। इन समाचार पत्रों में जो है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आलेख छपते थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अगर भारतीयों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाती तो उसका उल्लेख इन समाचार पत्रों में होता था। तो समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिली और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़ी होने की प्रेरणा मिली। इसके अलावा कई साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारत की जनता के अंदर एक नवजीवन का संचार किया ताकि वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोहा लेने के लिए एक हो सके। तो समाचार पत्र और साहित्य की भी मुख्य भूमिका रही। तीसरा कारण हमने पढ़ा कि अंग्रेजी शिक्षा एवं विदेशी घटनाओं का क्या प्रभाव रहा। तो देखो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है वो 1835 के अंदर लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर विलियम बेटिक के द्वारा की गई थी, और अंग्रेजी शिक्षा के अंदर जो स्वतंत्रता और समानता के विचार हैं, नवीन बुद्धिवाद और तर्कवाद के विचार हैं, उन्होंने भारतीयों के मानस
दृष्टि पटल है, मानसिक पटल है, उसको पूरी तरह से उद्वेलित करके खोल दिया और उन्हें समझ में आया कि जो हमारा जो भारतीय समाज है, वो बुराइयों के गर्त में है। पहले हमें समाज की बुराइयों को दूर करके अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। तो कह सकते हो कि नवजीवन का जो संचार हुआ, अंग्रेज़ी शिक्षा के परिणाम स्वरूप हुआ। इसके अलावा कई विदेशी जो स्वतंत्रता संग्राम है, जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, इटली और स्पेन की क्रांतियाँ हैं, फ्रांस की राज्य क्रांतियाँ हैं। इन क्रांतियों से भी भारतीयों को प्रेरणा मिली कि किस प्रकार जनता एकजुट होकर, संगठित होकर विदेशी शासन का मुकाबला कर सकती है। तो भारतीयों में संगठन की जो प्रेरणा मिली, वो विदेशी घटनाओं से मिली। और चौथा कार्ड हमने पढ़ा था प्रजातीय विभेद की नीति, जो अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीयों के साथ प्रजातीय विभेद किया जा रहा था, ठीक है ना? उस प्रजातीय विभेद की नीति के परिणाम स्वरूप भी भारतीयों के अंदर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध की भावना का पड़ा। तो आज के टॉपिक में साथियों, आज के लिए इतना ही। 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। बाकी की जो पॉइंट्स हैं कल की क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। रोजाना मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर अच्छी तरह से कर रहे हैं और वीडियो को देखकर अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि ये जितने भी वीडियो दीक्षा क्लासेस के द्वारा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराए जाएंगे, ये आपकी तैयारी के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।